हेलो एवरीवन। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 17 देखेंगे और आज के लेक्चर में और अगले कुछ लेक्चर तक जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम। ऑल राइट, तो टॉपिक हमारा नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम होगा। इसके अंदर देखिए ढेर सारे टर्म हैं, हम उनको वन बाय वन देखेंगे, बहुत ही डेप्थ में देखेंगे। साथ ही साथ नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम के जो भी एस्टिमेशन मेथड है उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन ओवरऑल जो लेक्चर सीरीज़ का टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम। So let's write. The main topic is domestic income या फिर national income. So the question is कि क्या डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम सेम चीज़ है? जी नहीं, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो सवाल है कि फिर इनमें डिफरेंस क्या है। सो वी विल सी द डिफरेंस। देखिए जो डोमेस्टिक इनकम होता है इसको हम बोलते हैं एनडीपी। ओके, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जो नेशनल इनकम होता है इसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऑल राइट, आप इसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं और ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है इसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो फिर इनमें फ़र्क क्या होता है? देखिए, जो हमारा नेशनल इनकम होता है दैट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये बराबर होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए। ओके, प्लस एनएफआईए। तो सवाल है कि फिर ये एनएफआईए क्या होता है? तो ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, सो एनएफआईए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब एनएफआईए को मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा डिटेल में। यहाँ मैंने बस आपको ये बताने का प्रयास किया कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में जो फ़र्क होता है वो एनएफआईए का होता है। यानी जब भी और ओके, लेट मी एलेबोरेट इट मोर। ये जो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट था यही डोमेस्टिक इनकम था। तो जब भी हम नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम को माइनस करते हैं तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाता है। ठीक है, तो ये था नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में फ़र्क। पर हम इन टर्म्स तक कैसे पहुंचते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनएफआईए क्या है, ये सब हम डिटेल में समझेंगे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो हम अपने आज के मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि था जीडीपी। ओके, जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। So let's see our main topic today. GDP, gross domestic प्रोडक्ट। मैं आपको जीडीपी का डेफिनेशन दूं उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये अपने आप में टर्म ये कहता क्या है।
तो देखिए जो ग्रॉस का मतलब होता है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ओके। डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द कंट्री, विद इन दी कंट्री। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ हम जिन गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं वो होते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल राइट। यानी कि फिर जीडीपी क्या हो गया? जीडीपी को हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश में एक साल के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी कहलाता है। मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी देश के अंदर एक साल में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू उस देश की जीडीपी कहलाती है, ऑल राइट। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन नाउ। अगर इस बात को हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? सेम इसी बात को अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? ये हो जाएगा जीडीपी, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during a financial year, ठीक है। सो जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। सेम चीज़, किसी भी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर या उस देश के फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उनकी जो भी टोटल वैल्यू है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी कहलाती है, ठीक है। इसको और अगर अच्छे से आपको समझना है तो लेट्स सी, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे और अच्छे से बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए ये इंडिया की अगर डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई, ठीक है, ये अगर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई तो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 31st, सॉरी, अगर मैं इंडिया के जीडीपी की बात करूं तो अगर मैं 2022 के लिए लूं तो 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो कहां से शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, ठीक है, 31 मार्च 2023 तक ये इंडिया की फाइनेंशियल ईयर थी 2022 के लिए। और अगर ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, तो इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू निकल कर आई वो है 3.75 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। ये इंडिया की जीडीपी है 2022 के लिए, ठीक है, 2022 से 23 तक के लिए, ठीक है। यानी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में
एक साल के अंदर, ठीक है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उनके जो मॉनेटरी वैल्यू है वो $3.75 ट्रिलियन है। और ये इंडिया की जीडीपी है 2022-23 के लिए। 2022-23 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर था, यानी 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो 2022 के 1 अप्रैल से 2023 के 31 मार्च तक था। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जीडीपी में दो टर्म समझना होगा। पहला देखिए, यहाँ पे हम बार बार बात कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। ऑल राइट, सो नाउ वी विल फर्स्ट सी कि किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। और अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर ही रहे हैं तो मैं इसे इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, पर यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी का मैं जो भी डेफिनेशन दूंगा इट विल बी ट्रू और वैलिड फॉर एवरी कंट्री। ऑल राइट, तो हम देखते हैं। तो इंडिया के रेफरेंस में तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी को इंडिया के रेफरेंस में समझेंगे। ओके, तो अगर हम इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी को समझे तो क्या होगा। सबसे पहले तो इंडिया की जो भी लैंड टेरिटरी है वो, प्लस इंडिया का जो भी टेरिटोरियल इंडिया का जो भी टेरिटोरियल वाटर्स हैं, इंडिया का जो भी टेरिटोरियल वाटर्स हैं। अब देखिए, अब देखिए इंडिया की जो कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप एंड लक्षद्वीप, तो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर है। तो जब भी हम टेरिटोरियल वाटर की बात करते हैं, तो अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बोलूं तो इंडिया के कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी वाटर बॉडी या वाटर एरिया है वो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है। ठीक है, यानी इंडिया के कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो कुछ भी वाटर है वो इंडिया का अपना टेरिटोरियल वाटर है। और अगर आप इंडिया के लैंड टेरिटरी और उसके टेरिटोरियल वाटर को ऐड कर दें तो ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री होती है। ठीक है, और ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री होती है जिसमें इंडिया का अपना सॉवरेन राइट है। ऑल राइट, अब लैंड टेरिटरी प्लस टेरिटोरियल वाटर के अलावा देखिए क्या आएगा, प्लस वी हैव टू इंक्लूड द एम्बेसीज ऑफ इंडिया। अब आप समझिए कि इंडिया गवर्नमेंट की फॉरेन कंट्री में जो भी डिप्लोमेटिक ऑफिस है उसे हम एम्बेसी कहते हैं। ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट जब भी किसी कॉमनवेल्थ नेशन कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक एक्सचेंज करती है तो उस ऑफिस को हाई कमीशन कहते हैं। और जब भी हम अपना डिप्लोमेटिक ऑफिस किसी नॉन कॉमनवेल्थ नेशन के साथ एक्सचेंज करते हैं तो वो एम्बेसी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमारा इंडिया का पाकिस्तान के अंदर जो भी डिप्लोमेटिक ऑफिस है उसे हम हाई कमीशन कहते हैं। ठीक है, और कॉमनवेल्थ नेशंस कॉमनवेल्थ कंट्रीज या नेशन कौन से देश थे, वो सारे देश जो पास्ट में ब्रिटेन की कॉलोनी थे और ब्रिटेन से वो आज़ाद होने के बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ कंट्रीज को ज्वाइन किया, उनके मेंबर बने। तो जब भी हम अपनी फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ हमारे एम्बेसीज को हाई कमीशन कहते हैं। और जब भी हम अपनी डिप्लोमेटिक ऑफिस अमेरिका में जो हमारे डिप्लोमेटिक ऑफिस है उसे हम एम्बेसी कहते हैं। अब आप बात समझिए, पाकिस्तान के अंदर इंडिया का हाई कमीशन जो है
इंडिया का हाई कमीशन जितने एरिया में बना है वो पाकिस्तान के अंदर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो इंडिया की अपनी सॉवरेन टेरिटरी है। उसी तरह से इंडिया का दुनिया के जिन भी देशों में एम्बेसीज है, जितनी एरिया में वो एम्बेसी बना हुआ है वो इंडिया की अपनी सॉवरेन टेरिटरी है। तो इन एम्बेसीज या हाई कमीशन के अंदर जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्शन में काउंट होंगी। ऑल राइट। सो जो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है किसी भी देश का, यहाँ पे हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो उस देश की लैंड टेरिटरी, उस देश के टेरिटोरियल वाटर, प्लस उस देश की एम्बेसीज, ऑल राइट, प्लस उस देश की जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, ठीक है। कॉन्सुलेट्स का मतलब होता है कल्चरल सेंटर्स, ऑल राइट। सो लेट मी राइट इट। कॉन्सुलेट्स का मतलब होता है कल्चरल सेंटर्स, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी कल्चरल सेंटर्स हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं, वो भारत की अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी है। यानी अगर किसी भी देश में हमारा कल्चरल सेंटर या कॉन्सुलेट्स है, वहाँ जो भी सर्विसेज या जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के प्रोडक्शन में काउंट होगा, वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। प्लस क्या आएगा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अब्रॉड, प्लस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन अब्रॉड, ठीक है। यानी भारत का अगर कोई मिलिट्री बेस किसी देश के आइलैंड या किसी देश के अंदर है तो वो भारत की अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, ठीक है। सो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन अब्रॉड, ठीक है। यानी अगर किसी भी देश की, अगर किसी देश के आइलैंड या उस देश में जो भी मिलिट्री बेसेस हैं वो जिस देश की मिलिट्री बेस होगी वो उसकी टेरिटरी मानी जाएगी, जितने एरिया में वो मिलिट्री बेस होगा। प्लस शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑयल रिग्स ऑपरेटिंग इन international okay, wait a second. All right, so इंटरनेशनल के स्पेलिंग गलत हो गया, so we have to correct it, ठीक है। इंटरनेशनल ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल, so ships, aircraft and oil rigs operating in international waters which are owned by इंडियन नेशनल्स, ठीक है। सो अब देखिए इंटरनेशनल वाटर्स जो होते हैं, देखिए किसी भी देश के कोस्ट लाइन से ओके अप टू सर्टेन नॉटिकल माइल्स उसके टेरिटोरियल वाटर होती है जहाँ पे उसका सॉवरेन राइट होता है। उसके बाद कॉन्टिग्यूअस वाटर्स होते हैं, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं, और इनके बाद जो भी वाटर्स होता है वो होता है इंटरनेशनल वाटर। और दुनिया भर में जो भी सीज और ओशन हैं उनमें जो भी इंटरनेशनल वाटर है वो वर्ल्ड ह्यूमैनिटी के लिए है, ठीक है।
तो इंटरनेशनल वाटर किसी भी देश के टेरिटरी का पार्ट नहीं होता, और इंटरनेशनल वाटर पे किसी भी देश का कोई मतलब कह लीजिए कि इंडिविजुअल राइट नहीं होता है, कोई भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता है। तो इंटरनेशनल वाटर इज अवेलेबल इक्वली फॉर द वर्ल्ड ह्यूमैनिटी। तो इंटरनेशनल वाटर में अगर कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, या कोई ऑयल रिग या ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है, और ऐसे शिप, एयरक्राफ्ट या ऑयल रिग्स को अगर कोई इंडियन नेशनल ओन करता है, ठीक है, तो उससे होने वाली जो इनकम या प्रोडक्शन है वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में काउंट होगा। ऑल राइट। तो इंटरनेशनल वाटर्स में जो भी शिप, एयरक्राफ्ट या ऑयल रिग्स इंडियन नेशनल ओन करते हैं, उनसे होने वाला इनकम या प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में काउंट होगी। तो किसी भी देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, उस देश की लैंड टेरिटरी प्लस उसकी टेरिटोरियल वाटर प्लस उस देश की दुनिया भर में एम्बेसीज प्लस कॉन्सुलेट्स जो उसके कल्चरल सेंटर्स हैं, प्लस उस देश के जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या बेसेस हैं, ठीक है, दुनिया भर में, या उस देश के नेशनल्स अगर किसी ऑयल रिग या शिप को ऑपरेट करते हैं इंटरनेशनल वाटर में, तो वहाँ होने वाली प्रोडक्शन या इनकम उस देश की डोमेस्टिक इनकम या टेरिटरी में, सॉरी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जोड़ी जाएगी। यानी इन टेरिटरी में अगर किसी देश के इतने टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ के डोमेस्टिक प्रोडक्शन का पार्ट है और वहाँ के जीडीपी में काउंट होंगे। ऑल राइट। अब एक सवाल बचता है कि हम जीडीपी में बार बार कह रहे हैं कि यहाँ जो काउंटिंग होती है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। तो सवाल यह है कि फिर ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, ठीक है। सो वी विल सी। देखिए, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। ऑल राइट। हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, गुड्स एंड किसी भी देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। पहला होता है फाइनल, दूसरा होता है इंटरमीडिएट। सो होता है, पहला होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। तो सवाल है कि फिर देखिए इनमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज में क्या फ़र्क होता है। सो लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। ऑल राइट। देखिए, ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं ना, दीज आर रेडी टू यूज़, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं, दीज आर रेडी टू यूज, या हम इनको फिनिश्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वी कैन से देम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिन पे जो भी वैल्यू एडिशन होना था हो गया है, अब ये रेडी टू यूज है, इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल है, ये पूरी तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस को पार कर चुके हैं। ओके। अगर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन स्टेज, जो फाइनल प्रोडक्शन स्टेज है उसको पार कर गए हैं, या रेडी टू यूज हैं, या बिल्कुल रेडी टू सेल या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये सब कुछ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। तो फिर सवाल है कि फिर ये इंटरमीडिएट क्या होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज वो होते हैं विच आर अंडर द प्रोडक्शन, यानी वो गुड्स एंड सर्विसेज जिन पे अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, जिनको अभी और भी प्रोडक्शन स्टेज से गुजरना है, यानी वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो रेडी टू यूज नहीं हैं उन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स और जो भी सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे गुड्स जिन्होंने एक दो स्टेज पार किया है पर अभी
फाइनल स्टेज पे नहीं है, मतलब फाइनल स्टेज को पार नहीं किया, यानी ऐसे गुड्स जिन पे भी प्रोडक्शन होना बाकी है, जिन पे वैल्यू एडिशन होना बाकी है। ऑल राइट, तो रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स ये अंडर प्रोडक्शन होते हैं, इसीलिए इनको इंटरमीडिएट कहते हैं। और जो पूरा प्रोडक्शन को पार करके रेडी टू सेल, रेडी टू यूज या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उनको हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। अब आप ये बात समझिए कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। ऑल राइट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं, ठीक है, जिनको कि कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जब भी, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिन्हें कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि कोई भी मशीनरी, कोई भी इक्विपमेंट जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे, उसे हम कैपिटल गुड कहते हैं। कंज्यूमर गुड वो होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं सेल्फ। अगर कोई हाउस होल्ड या अगर कोई कंज्यूमर किसी गुड को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, तो वो कंज्यूमर गुड कहलाएगा। और अगर कोई हाउस होल्ड या कोई फैक्ट्री कोई गुड खरीदता है और उससे किसी तरह का प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है, तो वो कैपिटल गुड कहलाएगा। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे एक गुड कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, कैपिटल गुड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कार, अगर मान लीजिए कोई हाउस होल्ड या इंडिविजुअल कार को सेल्फ कंजम्पशन के लिए लेते हैं, तो वो कंज्यूमर गुड है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कार को परचेज करता है ओला, उबर या किसी भी टैक्सी प्लेटफॉर्म, मतलब किसी भी टैक्सी के लिए, मतलब टैक्सी सर्विस के लिए, ठीक है, कोई उसे ओला में चलाए, उबर में या किसी और टैक्सी सर्विस के लिए, तो चूंकि उससे वो प्रोडक्शन कर रहा है, क्या प्रोडक्शन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ऑल राइट, तो जब भी कोई कार सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदेगा तो कंज्यूमर गुड होगा। लेकिन अगर वहीं कोई व्यक्ति कार को ओला, उबर या किसी टैक्सी सर्विस के लिए खरीदेगा तो कैपिटल गुड कहलाएगा, बिकॉज विद दैट कार वो पर्सन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है जिसके लिए उसे इनकम हो रही है फ्रॉम ओला, उबर और फ्रॉम द कस्टमर। ऑल राइट, ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स, तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उन्हें या तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेल्फ कंज्यूम करते हैं या उनसे फर्दर प्रोडक्शन होती है। अब देखिए कि ये जो भी मैं बार बार कह रहा था, अब मुद्दे पे आते हैं कि मैं बार बार कह रहा था कि जीडीपी में हम हमेशा सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट नहीं करते हैं, टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। ऑल राइट, वाई वी डू नॉट काउंट इंटरमीडिएट गुड्स इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ठीक है, हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट नहीं करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। अब देखिए डबल काउंटिंग से मेरा क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए अगर किसी फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल पड़ा है, वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री ने किसी से परचेज किया होगा, तो जिसने उस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस किया प्रोडक्शन मेथड से, उसका प्रोडक्शन तो जीडीपी में काउंट हुआ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ऑल राइट, तो ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो भी पैकेज्ड ब्रेड, जो भी ब्रेड बन चुके हैं, जिनकी पैकेजिंग हो चुकी है, वो तो फाइनल गुड्स कहलाएंगे। लेकिन उसी ब्रेड फैक्ट्री के गोदाम में जो भी व्हीट स्टोर हैं, वो उसका रॉ मटेरियल कहलाएगा। अब जब भी हम उस ब्रेड फैक्ट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काउंट करेंगे, तो हम जितना भी उसने ब्रेड प्रोड्यूस किया है, हम उस ब्रेड की वैल्यू को काउंट करेंगे, हम व्हीट को काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज व्हीट जीडीपी में काउंट हो गया था जब उसे फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया था। यानी ब्रेड फैक्ट्री ने जो व्हीट फार्मर से खरीदा था,
तो फार्मर ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जो भी वीट प्रोड्यूस किया था, प्रोडक्शन मेथड से हमने फार्मर का प्रोडक्शन जीडीपी में काउंट कर लिया। अब फार्मर से वीट ब्रेड फैक्ट्री ने खरीदा, अगर वहाँ भी हम उसका इंटरमीडिएट गुड काउंट करेंगे तो हम उस वीट को जीडीपी में 2 बार काउंट कर देंगे। एक बार तो हमने फार्मर के प्रोडक्शन में काउंट किया था, एक बार ब्रेड फैक्ट्री में। इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं ये किसी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी में काउंट हो चुके होते हैं, इसीलिए किसी फैक्ट्री के अंदर दोबारा काउंट नहीं होते हैं। अब सेमी फिनिश्ड गुड की बात कर लेते हैं। सेमी फिनिश्ड गुड वो हैं जो अभी प्रोडक्शन के फाइनल स्टेज को पार नहीं किए हैं, यानी अगर अभी हम इनको जीडीपी में काउंट करें फिर इनसे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको भी काउंट करेंगे तो इनका भी डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए जो भी रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड होते हैं किसी भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम उनको काउंट नहीं करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग इन जीडीपी। तो जीडीपी में हमेशा हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक फार्मर के लिए फाइनल गुड क्या है, जो भी वीट राइस पल्सेस प्रोडक्शन है। एक फैक्ट्री के लिए फाइनल गुड क्या है, जो भी उसने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है जो रेडी फॉर सेल है। किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के लिए फाइनल सर्विस क्या है, जो भी फाइनल सर्विस कंज्यूमर को मिल रहा है। ऑल राइट, इसीलिए हम जीडीपी में हम इसीलिए कह रहे हैं कि एक देश के अंदर एक साल में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू ही जीडीपी कहलाता है। ऑल राइट, तो अब जरा ब्रीफली देखते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले तो हमने एक माइनर सा डिफरेंस देखा था डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। फिर जो हमारा मेन टॉपिक था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हमने समझा। फिर हमने देखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, हमने इंडिया के रिस्पेक्ट में उसको समझा। फिर हमने कहा कि ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं वो हम इसलिए कहते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। ऑल राइट, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं और इंटरमीडिएट क्या होते हैं ये मैंने बताया। हम इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी काउंट नहीं करते हैं टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। अब जीडीपी के बाद अब देखिए एक टर्म और आता है, इसको भी यही पे फिनिश कर देते हैं। देखिए, जब भी किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और अगर ये फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रही है तो प्रोडक्शन से गुड्स या सर्विसेज बनेंगे, लेकिन इस फैक्ट्री में जो फैक्टर इनपुट है, ठीक है, उसमें क्या है, कैपिटल गुड्स। तो यानी इस फैक्ट्री में जो भी मशीनरीज हैं, इस फैक्ट्री में जो भी मशीनरीज हैं या जो भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में जो कि प्रोडक्शन कर रहा है और उसका प्रोडक्शन जीडीपी में काउंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस फैक्ट्री में जो भी मशीनरी, इक्विपमेंट्स या जो भी एसेसरीज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, इनका भी तो वियर एंड टियर होता है, ठीक है, तो इनका भी वियर टियर होता है या इन पे मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। तो किसी भी फैक्ट्री में जो भी हम मशीनरी, इक्विपमेंट या एसेसरीज के थ्रू जिनसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो उनका वियर एंड टियर होता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो वी कॉल देयर वियर एंड टियर एज डेप्रिसिएशन। ऑल राइट, नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सो इन सिंपल टर्म्स डेप्रिसिएशन is the measure of consumption of fixed capital। ठीक है, फिक्स कैपिटल क्या होते हैं? मशीनरी, इक्विपमेंट। यानी किसी भी फैक्ट्री में जो भी उसके फिक्स कैपिटल है यानी मशीनरी, इक्विपमेंट है, उनका जो कंजम्पशन हो रहा है, जो वियर एंड टियर हो रहा है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जो भी गुड्स
ऑल राइट, ओके। जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इस गुड के प्रोडक्शन में उसके मशीनरी इक्विपमेंट का भी तो कंजम्पशन हुआ है, यानी ये जो फैक्ट्री ने वैल्यू एडिशन क्रिएट किया है ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन। लेकिन अगर इस ग्रॉस वैल्यू एडिशन में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमको नेट वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। सो व्हेन एवर वी सब्ट्रैक्ट depreciation from gross value addition, when we subtract depreciation from gross value addition we get net value addition, ठीक है। तो जब भी हम जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल घटा देते हैं तो हमको मिल जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वेन एवर वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वी गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्शन है, बिकॉज जो भी फिक्स कैपिटल का डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन हुआ था हमने ग्रॉस प्रोडक्शन में से उसको घटा दिया तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल गया। ऑल राइट, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखेंगे और साथ ही साथ हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखेंगे और जीडीपी जीएनपी के बीच जो रिलेशन है उसको हम देखेंगे। ऑल राइट, तो देखिए जब भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन से हम डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो हमें नेट वैल्यू एडिशन मिलेगा, यानी जीडीपी में से जब भी हम डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो हमें एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। उसी तरह से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जब हम डेप्रिसिएशन को हटाएंगे तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। ऑल राइट, सो फर्दर थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टुडे थैंक यू सो मच।